नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सक्सेना आपका विद्या भवन एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूँ। आप सभी से आज के इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे केतु के मूल नक्षत्रों, गंडमूल नक्षत्रों के विषय। इससे पहले के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बुध के मूल नक्षत्रों के विषय में चर्चा की थी। कुल मिलाकर के 6 गंडमूल नक्षत्र जाने गए हैं। इसमें से 3 जो नक्षत्र हैं वो बुध के हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और आज हम विचार करेंगे केतु के 3 बाकी के गंडमूल नक्षत्रों के, जिसमें अश्विनी, मघा और मूल आते। तीनों ही नक्षत्र केतु के हैं और आज हम बात करेंगे केतु पर, क्योंकि अश्विनी सबसे पहला नक्षत्र है केतु का। यह भी गंडमूल श्रेणी का ही नक्षत्र माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र जो है, जिसकी राशि मेष होती है और नक्षत्र स्वामी केतु माना गया है। और अगर हम इसकी चिन्ह वगैरह के बारे में बात करें और इसकी पहचान के बारे में बात करें तो अश्विनी नक्षत्र में जो देवता है वह अश्विनी कुमारों को माना जाता है। अश्विनी कुमार कौन है, अगर हम इस विषय में जानें तो ये सूर्य पुत्र माने जाते हैं और हमारे शास्त्रों में इन्हें देवताओं के वैद्य के रूप में माना गया है, देवताओं के चिकित्सक के रूप में। अश्विनी नक्षत्र में जब जन्म है किसी जातक का तो चंद्रमा की स्थिति बनती है। चंद्र राशि चूंकि कंसीडर की जाती है, चंद्रमा जब इन नक्षत्रों में गोचर करता है तो जातक को जन्म मूल नक्षत्रों का, गंडमूल नक्षत्रों का माना जाता है। ऐसे में उनकी शांति का प्रावधान किया जाता है। शास्त्रोक्त विधि से उनके शांति के प्रयास किए जाते हैं। चूंकि 12वीं राशि रेवती नक्षत्र है जो जल तत्व है और अश्विनी नक्षत्र अग्नि तत्व है मंगल का, तो ऐसे में जल और अग्नि के संयोग से कुछ जो प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, जो स्वास्थ्य और विभिन्न कारणों से तकलीफदेह होती हैं, तो ये मानते हुए प्रारंभिक रूप से सामान्य रूप से इसकी शांति करा दी जाती है। लेकिन क्या यही कारण है, क्या यही नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं? अगर इन पर गौर किया जाए तो कुछ और इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। अश्विनी नक्षत्र के जो जन्मे जातक होते हैं उनमें कई 2 तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, एक तो केतु और मंगल की। मंगल चूंकि अश्व को जो मंगल का प्रतिरूप माना जाता है, वहीं केतु धड़ माना जाता है जिसके सिर नहीं है। अश्विनी कुमारों का भी यही चित्रण किया गया है शास्त्रों में कि जिसमें अश्व का सिर है और धड़ की जगह मानव का शरीर बताया गया है। ऐसे लोग केतु और मंगल की संयुक्त प्रतिभा रखते हैं और उसमें उनके विशेष गुण भी होते हैं। क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिस्टिक सब्जेक्ट से महत्व रखता है और उसमें वो ऐसे गुण होते हैं और ये हमारे पूर्व जन्म का कार्यों और अभ्यासों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो जातक हैं इनमें सेवा, शुश्रूषा, दूसरों की केयर करना और परंपरागत रीतियों का पालन करने के गुण पाए जाते हैं। वहीं मंगल प्रधान होने की वजह से ये जातक चपल और अत्यधिक वेग में काम करने वाले, तीव्रता से काम करने वाले, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। आतुर रहते हैं, प्रयास करने में तेजी दिखाते हैं, हर कार्य में जल्दबाजी, ये इनका सामान्य गुण पाए जाते हैं। लेकिन अश्विनी कुमार, और चूंकि अश्विनी नक्षत्र इसका नाम है, तो ये जातक काफी हद तक अपनी जिम्मेदारियों में रहते हैं और आगे बढ़कर जहाँ सेवा और कर्तव्य परायणता का कार्य होता है उसमें ये आगे रहते हैं।
अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक जो भी हैं, इनमें जो परेशानियां और जो समस्याएं आती हैं, इसके विभिन्न चरणों में पैदा होने वाले जो संतानें हैं, बच्चे हैं, उन सभी के जीवन में विभिन्न चरणों में कई तरह की परेशानियां होती हैं। पहले 2 चरण जो हैं उसमें चूंकि रेवती नक्षत्र नज़दीक है और उससे संबंधित प्रथम 2 चरण उससे प्रभावित रहते हैं, तो ऐसे में जातक को पहले 2 चरणों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कुछ हद तक हठी, जिद्दी और वाणी दोष से संबंधित भी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तृतीय चतुर्थ चरण सामान्य के करीब है। तो ये जो जातक हैं, इससे रिलेटेड जो भी परेशानियों का सामना करते हैं, उन सभी से बचने के लिए इनकी मूल शांति कराई जाती है कि 27वें दिन जब भी रेवती के पश्चात अश्विनी नक्षत्र का समय आता है, जब रेवती में जो कि सभी तरह के पंचकों का समाप्ति होती है, तो दूसरा नंबर अश्विनी का, तो ये भी एक मूल नक्षत्र है। एक तरफ तो पंचक की समाप्ति हो रही है रेवती नक्षत्र में, और दूसरा यहाँ पर पुनः एक अग्निकारक जो नक्षत्र है उसकी शुरुआत हो रही है, तो ये भी एक मूल शांति का कारण होता है। अश्विनी नक्षत्र की और भी अगर एक तरफ ये मूलों की दुष्प्रवृत्तियां देख रहे हैं, तो अगर हम इसकी और भी अच्छाइयों को देखें तो अश्विनी मुद्रा कई प्रकार के रोगों को दूर करने में भी सहायक होती है। कहते हैं बवासीर से रिलेटेड जो भी गंभीर बीमारी है, वो अश्विनी मुद्रा के सहयोग से, उसके अभ्यास से पूरी हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो अश्विनी नक्षत्र के साथ केतु के आज अभी हमने इस विषय पे बात करी। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आता है मघा नक्षत्र केतु का। मघा नक्षत्र का जो क्षेत्र है वो सिंह राशि है और नक्षत्र जो है वो केतु का है। मघा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उसमें सबसे पहले हम ये देख लेंगे उसका चिन्ह जो है मघा नक्षत्र का, वो सिंहासन के रूप में और हसिया, दराती, फसल काटने वाली दराती, इस रूप में माना जाता है। और पालकी भी इसको माना जाता है, जिससे पुराने ज़माने में रानियों और स्त्रियों को इधर उधर भेजने और राजाओं को भी इधर उधर ले जाने में काम में लिया जाता था। तो अगर हम मघा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी केतु का प्रभाव आता है और एक तरफ से सूर्य के गुण भी आते हैं, जहाँ एक और सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और प्रधान ग्रह राजा माना जाता है ग्रहों का। तो ऐसे जातक में स्वयं को उच्चा मानने और अपने उच्च स्थान पर पाने की ललक होती है। जहाँ केतु है वहीं अपनी विरासत से जुड़े और धरती से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। इन लोगों में ऊंचा उठने की चाहत और अपनी परंपरा, अपने इतिहास और अपनी आधारभूत सिद्धांतों से जुड़े रहने का काफी संयोजन देखा गया है। पुरानी चीजों से, इतिहास, अपने पितरों से भी इनका जुड़ाव देखा गया। मघा नक्षत्र में जातक जो जन्मे होते हैं उसमें कई बार सूर्य का सा हठ, चूंकि वे अपनी तरफ से प्रबल शासकीय प्रवृत्ति रखता है, तो ऐसे जातकों में कई बार अक्सर देखा गया है कि ये कहीं जिद्दी होते हैं और अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम उच्च बने रहें और उनको उनका स्थान मिले। ये ठीक भी है और ये उनका
चूँकि प्रकृति प्रदत्त गुण है तो इस चीज़ पर उनका हक बनता है। और अगर वे इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, अगर वे अपने सिद्धांतों और अपने संस्कारों पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही मघा नक्षत्र वाले जातक जो हैं कि वो इस हक और इस क्षमता के अधिकारी हैं कि वो आगे बढ़कर उस उच्च स्थान को प्राप्त कर लें। और निश्चित ही वे अपने जीवन में ऐसा उच्च स्थान प्राप्त करते हैं कि वे अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो उनके जीवन के उच्चतम आसन है, जिसे सिंहासन कहा जाता है, तो वे अपनी जगह उन चीजों पर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनके जीवन में काफी हद तक सूर्य का प्रभाव रहता है, जो कि बड़ा है, सर्वोच्च है, प्रशासकीय प्रवृत्ति और गुण होते हैं। तो ऐसी दशा में उनके लिए अपने देवता जो नक्षत्र देव हैं, पितृ, उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ रहती है। ऐसे जातक अगर समय समय पर और नियमित रूप से अपने पितरों का स्मरण करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनकी आराधना करें, तो अपने जीवन की सभी समस्याओं और संकटों और चुनौतियों का आसानी से मुकाबला कर पाते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें इन लोगों के लक्षणों को देखें तो जो हमने कुछ समझे अभी कि ये कुछ जिद्दी स्वभाव के भी हैं और इनमें आगे बढ़ने का और अपने आप को सही और अपनी बात को मनवाने का एक आधारभूत गुण होता है कि हमें ये कहा गया है और हमने ये कहा है और ऐसा मुझे करना चाहिए और ये मेरा निर्णय है। और कई बार ये जातक अपने से बड़ों का भी, उनको भी सजेस्ट करते हैं और उनको भी ओवररूल करके अपने से आगे निकलने की प्रेरणा रखते हैं। तो अगर पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार जो प्रवृत्तियां होती हैं वो समय बदलता है, समय का चक्र बदलता है, ये पुराना पीछे छूटता है और आगे नया आता है। वही हम देखते हैं कि पुरातन इतिहास बदलता है, नया इतिहास आता है, नए राजा आते हैं। तो ये प्रवृत्ति बदलाव की है। तो इस रूप में मघा नक्षत्र का ये रूप और ये व्यवहार, और अगर शुभ लक्ष्यों के लिए है और अगर उनका एक नैतिक पूर्ण और सैद्धांतिक रूप से और अपने मर्यादाओं और अपने संस्कारों के हिसाब से देखा जाए, या फिर ये कहा जाए कि अपनी संस्कृति और विरासत को पालन करते हुए अगर आगे बढ़ा जाए, तो निश्चित ही वो और उनका ये स्वप्न और ये उनका ये सिद्धांत कि वे बड़े हैं और उनको आगे बढ़ना है और अपने उच्चस्थ स्थान को प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने हैं, और ये गलत नहीं। वहीं मघा नक्षत्र के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे जातक कई बार देखे गए हैं जो पुरातत्व से संबंधित चीज़ों में रोजगार प्राप्त करते हैं और इनको पुरानी चीज़ों से लगाव रहता है। इतिहास से इतिहासविद और उसके लेखक और उसको जानने वाले लाइब्रेरियन और खोजकर्ता, इस तरह के क्षेत्रों में इनको अग्रणी देखा गया है। क्योंकि जन्मपत्री के विभिन्न ग्रह भी प्रभाव डालते हैं, तो ये और जरूरी है कि किस और क्षेत्र में भी इसके प्रभाव हों, और वो जन्मपत्री के पूर्ण विश्लेषण पे ही आ पाता है। तो मघा नक्षत्र का जो चरणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके चरण, विभिन्न चरणों में जातक को कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उन सभी परेशानियों को देखते हुए मघा नक्षत्र को, चूंकि गंडमूल नक्षत्र का ही एक दूसरा केतु का नक्षत्र माना जाता है, तो ऐसी दशा में इसके भी 27 दिन बाद ही मूल शांति के उपाय कराए जाते हैं, जिसमें माता पिता को और स्वयं को भी कष्ट होता है। उन सभी कष्टों से मुक्ति करने के लिए
इसके लिए 27 दिन के मूल शांत कराए जाते हैं। जो मघा नक्षत्र में हो तो ये आसान रूप से अगर सबसे सहज अगर माना जाए तो जिस दिन मघा नक्षत्र हो उस दिन ही इसका शास्त्रोक्त विधि से मूल शांति कराई जानी चाहिए। अब अगर हम केतु को तीसरे नक्षत्र की ओर जाते हैं तो वो मूल नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र का जो स्थान है, राशि है, वो धनु राशि है और ये नक्षत्र केतु का है। यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो बृहस्पति और केतु का संयोजन देखा गया। चूंकि मूल की प्रवृत्ति और मूल का जो गण है वह राक्षस है और ये जो राशि है वो अग्नि प्रधान राशि है, तो जहां एक और जल तत्व और अग्नि तत्व का संयोजन है तो ये भी नक्षत्र कुल मिलाकर के मूल गण मूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। जब हम मूल नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य रूप से जो इसका देवता है वो मूलाधार, क्षमा करें, इसमें जो चक्र स्थान है वो मूलाधार चक्र माना जाता है। वहीं इसका जो चिन्ह है वो मूल है, जड़। जब जड़ों का हम चिंतन करते हैं तो कोई भी चीजें हैं जड़ से संबंधित होती है। केतु के बारे में भी चूंकि देखा जाता है तो केतु के लिए भी कहा जाता है कि ये भी आधार है, जड़ से संबंधित है, जड़ों से संबंधित अभ्यास है। हमारा जो पुरानी संस्कार है, हमारे जो पूर्व जन्म से संबंधित है, वो सभी चीजें केतु से देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति से आध्यात्म और ज्ञान को भी देखा जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि हाँ, ये जो केतु है वह भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ही है। तो मूल के इस नक्षत्र, केतु के इस नक्षत्र का जो नाम है, जो मूल है, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ। हालांकि अगर हम इसको गंडमूल की दृष्टि से देखते हैं तो काफी हद तक इसको अशुभ माना गया है, लेकिन कहीं हद तक देखा जाए तो ग्रहों का जो संयोजन केतु और बृहस्पति का जो देखा गया है, ये एक तरह से केतु और बृहस्पति अपने आप में बड़ा ही शुभ योग बनाते हैं। ज्योतिष में इसे शुभ योग माना गया है और गणपति योग की गणेश योग का ऐसे नाम दिया। कहते हैं जो ज्योतिष में बृहस्पति और केतु अगर किसी जातक की कुंडली में अगर शुभ स्थानों पर बना हुआ है और बृहस्पति और केतु शुभ हैं तो ये दोनों ही ग्रह गणपति योग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक, समाज का कल्याण करने वाले और अच्छे ज्योतिष भी होते हैं। ये गणेश योग कई प्रकार के दुष्प्रभावों को समाप्त करता है। इस गणेश योग की वजह से जातक में आध्यात्मिक और ज्ञान का एक नया अनूठा संयोजन देखने को मिलता है। अगर हम मूल की इस सैद्धांतिकता के अलावा इस सिद्धांत को भी देखते हैं कि बृहस्पति और केतु व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की शुभताओं का संचारक होता है, तो मूल के इस अशुभ योग में एक शुभता का भी दर्शन होता है। वहीं अब चूंकि हम मूल के कुछ दुष्प्रभावों के बारे में भी जानेंगे तो इसमें ये है कि मूल के जो चारों चरण हैं उसमें चारों चरणों में प्रथम में माँ को, द्वितीय में पिता और फिर स्वयं को भी कष्ट होता है
लेकिन चतुर्थ चरण में ये शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से मूल के इन विभिन्न चरणों में अगर जातक को लाभ प्राप्त करने तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आदि का उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो मूल की अशुभता को शांति करने के लिए भी जिस दिन भी मूल नक्षत्र होता है उस दिन इसकी शांति के उपाय माने गए हैं और ये किए जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से मूल नक्षत्र अपने कई जो दुष्प्रभाव हैं उससे जो मुक्ति पाने के लिए इसकी शांति कराई जाने का शास्त्रोक्त विधान है। तो ये रहा अश्विन, मघा और मूल जो केतु के नक्षत्र हैं, इसके बारे में आपके साथ जो आज विचार किया। ये आज मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपने विचार दें और कमेंट करें। और मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के इस विषय को आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शीघ्र ही किसी और विषय के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।